नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की जान को खतरा है। 11 जनवरी को 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की मौत हुई थी और आज भोपाल की लाइव से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अभी तक 10 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक, 2 पेलिकन संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 6 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक व पेलिकन की मौत भी हुई है। 4 कॉमन डक व 1 पेलिकन को आइसोलेशन में रखा गया है। तो दुखद खबर कह सकते हैं। जिस एहतियात की बात कही जा रही थी, अलर्ट रहने की बात कही जा रही थी कि कहीं ये यहाँ जयपुर चिड़ियाघर तक न पहुंच जाए, लेकिन अब पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जयपुर चिड़ियाघर में इस वक्त ये बड़ी खबर है। विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक पक्षियों की जान को खतरा है। 11 जनवरी को 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की यहां पर मौत हुई थी। आज भोपाल की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। जो भोपाल से रिपोर्ट आई है उसमें ये पुष्टि हो रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इससे पहले भी जब बर्ड फ्लू के पहले मामले आया था और उसके बाद कुछ और जिलों से मामले आए थे, तो यही डर था कि कहीं चिड़ियाघर ये ऐसे न फैल जाए ताकि दिक्कतें हो सकती है, पक्षियों की जान पर खतरा बनेगा, और हुआ वही। बिल्कुल श्रोता, देखिए इसे बिल्कुल अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जयपुर चिड़ियाघर जिसका बहुत पुराना इतिहास है, वर्षों से लोग जब जयपुर जो भी पर्यटक आता था चिड़ियाघर जरूर देखने जाता है, जिसके 2 सेक्शन है। एक में जिसमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और एक सेक्शन है जिसमें चिड़ियाएं हैं। श्वेता, यहाँ 400 चिड़ियाएं हैं, करीब विभिन्न किस्म की, 2 दर्जन से ज्यादा किस्म की 400 से ज्यादा चिड़ियाएं यहाँ पर। और ये जब 11 तारीख को पहला जब केस सामने आया था, जब 3 कॉमन डक और 1 ब्लैक स्टॉक की मौत हुई थी, तब इनके भोपाल सैंपल भेजे गए। अभी उनकी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस रिपोर्ट में 10 कॉमन डक, 1 ब्लैक स्टॉक और 2 व्हाइट पेलिकन्स होते हैं, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यानी कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा जयपुर चिड़ियाघर में प्रवेश कर गया है। अब तक 6 कॉमन डक की मौत हो गई है, 1 ब्लैक स्टॉक और 2 पेलिकन मारे गए हैं, और बाकी के जो जिनके बर्ड फ्लू मिला है उन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन अब एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि रामनिवास बाग एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों किस्म के जो पेड़ हैं उन पर पक्षी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। विभिन्न किस्म के वहाँ पक्षी, और लगातार जिस तरह से कोए, कबूतर, पेलिकन तो इनकी मौत हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो निश्चित तौर पर बुरी खबर है। और अब बहुत ज्यादा एहतियात के तौर पर सारे चिड़ियाघर के अंदर लगातार रसायन का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की और जो वायरस है उसको ना फैले। और इस बात की ताकीद की जा रही है कि कोई भी गैर चिड़ियाघर का जो सदस्य है वो अंदर ना जाए, क्योंकि जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी कहा गया है कि पीपीई किट में जाएं और पूरी सावधानी बरतें। तो निश्चित तौर पर श्वेता, बुरी खबर है जयपुर चिड़ियाघर के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि ये जो बर्ड फ्लू है, इसको लेकर के अगर ये जयपुर शहर के और खासकर नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, या जालाना लेपर्ड सफारी एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ भी तमाम तरह की किस्म के पक्षी पाए जाते हैं, तो अगर वहाँ तक इसका प्रसार हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल निर्मल, 6 कॉमन डक, एक ब्लैक स्टॉक और पेलिकन की मौत हुई है, लेकिन 4 कॉमन डक हैं और 1 पेलिकन है जिसे आइसोलेशन में रखा गया, क्योंकि इनमें पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की। अब एहतियात के तौर पर किया क्या जा रहा है? अलर्ट मोड पर तो बहुत पहले से रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये नजर आया बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कैसे एहतियात बरता जाएगा? क्या अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? क्या काम किया जा रहा है या सिर्फ नाम के लिए? देखिए, दुविधा की बात यह है श्वेता कि यहाँ पर सफेद मोर भी, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति का है, वो भी चिड़ियाघर के अंदर है। और खासकर कॉमन डक और जो पेलिकन थे, उनके जो पिंजरे होते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं, यानी 12-13 फीट का जाल लगाया जाता है ऊपर से। तो उसमें और भी जो चिड़िया है, खासकर स्पैरोज की बात करें, जो कॉमन चिड़िया अपने यहाँ होती है, वो भी उनके अंदर लगातार उस केज के अंदर जाती है, तो उनके भी इन्फेक्टेड होने का पूरा चांस है। तो ऐसे में यहाँ लगातार जो पूरी पशुपालन विभाग की टीम है और जो वन विभाग की जो टीम है, पूरी टीम वहाँ पर जुट गई है। लगातार वहाँ पर रसायन के छिड़काव करने के साथ साथ ही लोगों की आवाजाही पे तो पहले ही रोक लगा दी गई थी, और अब साफ तौर पर कहा है कि बिना पीपीई किट के कोई भी कर्मचारी जो उनका केयर टेकर है वो भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और लगातार पशुपालन विभाग और भोपाल की लैब के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे लगातार मशवरा करके ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस संक्रमण को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। निर्मल, बिल्कुल। और जब चर्चा होती है तो एक बात कही जाती है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, अलर्ट रहने की बात कही जाती है, जो नुकसान होना होता है और फिर वापस वही सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं, सब कोई इतना ध्यान नहीं देता। लैब को लेकर बात बार बार कही जा रही थी, लैब को लेकर भी कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जब तक भोपाल लैब भेजा जाएगा, यहाँ पर सैंपल जांच होकर वापस आएंगे, जब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी तब तक और यहाँ पर पक्षी संक्रमित हो जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। देखिए, 25 दिसंबर को पहला केस आया था झालावाड़ के अंदर, जब एक कौवे की मौत हुई, उसके सैंपल भेजे, 27 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ गई कि वो पॉजिटिव है बर्ड फ्लू, और 31 तारीख को हम पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करते हैं। आज इस बात को 21 दिन हो गए। 21 दिन के अंदर 5000 से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं, जो कि जिनको जो रिकॉर्ड में है
बल्कि ये संख्या जो आशंका व्यक्त की जा रही है पक्षी विशेषज्ञों द्वारा, ये संख्या 10,000 से ज्यादा है। तो प्रसार के रोक करना चाहिए था। अब लैब की बात करते हैं, लैब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमको प्रस्ताव भेजो, वहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने के बाद यहाँ लैब गठित होगी, तब तक ये पूरा वक्त लगेगा 6 से 7 महीने का। तो 6 से 7 महीने तक हम भोपाल के एकमात्र लैब पर ऊपर निर्भर हैं। और बड़ी बात देखिए, एक जिले से फैला बर्ड फ्लू आज 19 जिलों में जो चिड़ियाएं मरी हैं, जो पक्षी मरे हैं, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यानी 19 जिलों, आधे से ज्यादा राजस्थान के अंदर फैल चुका है। और बड़ी बात यह, वेटलैंड में भी इसका धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। भरतपुर के अंदर ये इस बात की हम आशंका लगातार हमारे चैनल के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे कि घना पक्षी विहार तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां लगातार हजारों की संख्या में माइग्रेटरी बर्ड वहां पर मौजूद है। उन्होंने नेस्टिंग कर ली है, ब्रीडिंग उनकी जो शुरू होगी, और 1 महीने बाद तो उनके जो अंडे उनमें से चूजे बाहर निकलेंगे। तो लाखों प्रवासी पक्षियों के भी ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। और हमने अभी सबक नहीं लिया। पिछले साल जिस तरह से 2019 के अंदर हम कह सकते हैं, सबसे पहले हमने ही बताया था कि सांबर के अंदर किस तरह से लगातार माइग्रेटरी पक्षियों की मौत हुई थी। तो ये सब देखना होगा, आखिर कब से चेतेंगे। और लगातार जब कोई विपदा आती है उसके बाद हम कहते हैं कि लैब खोल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि पोल्ट्री तक नहीं पहुंचे, वेटलैंड तक इसको पहुंचने से रोकना चाहिए। और जितना भी पहुंच गया, उन विशेषज्ञ टीमों का गठन करके उनको तुरंत मौके पर भेजना चाहिए, ताकि इसका प्रसार ना हो। श्वेता, बिल्कुल, वक्त रहते करने की जरूरत है। और अगर सब कुछ सामान्य होता है तो यही तो विडंबना है कि जब सब सामान्य होता है तो लोग भूल जाते हैं और इसके बाद अगले इस तरह के फ्लू का इंतजार करते हैं। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, विशेषज्ञ क्या कहते हैं निर्मल? कई बार बातचीत भी होगी, हमने डिस्कशन भी इसे लेकर बहुत किया, कई तरह के सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये कितना खतरनाक ये वायरस है, क्योंकि लगातार फैल रहा है। जैसा कि आपने कहा 5,000 पक्षियों की मौत ऑन रिकॉर्ड है, और ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ आंकड़े ही नहीं है इसके। कितना खतरनाक है, इसे बढ़ने से और कैसे रोका जा सकता है, कैसे? क्योंकि सुझाव तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन काम उस ओर या अमल इस पर नहीं किया जा रहा है। देखिए श्वेता, केरल में इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है जी। पंजाब के अंदर 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया है। पोंग डैम के अंदर 1800 से ज्यादा पक्षी एक ही दिन में मरे। हमारे यहाँ 5 से 6,000 पक्षियों की मौत की संख्या पहुंच चुकी है। बड़ी बात यह है, इसको प्रसार से रोकने का, अच्छा इसमें खतरनाक की अगर हम सीधे तौर पे बात करें, H5 एवियन इन्फ्लुएंजा जो होता है, हालांकि मानव में बहुत रेयर है इसका फैलना, लेकिन जो भी पोल्ट्री का या चिकन मटन का उपयोग करेगा, जो पुराना चिकन या पुरानी पोल्ट्री है, तो निश्चित तौर पे उसमें ह्यूमन के भी उसमें इन्फेक्टेड होने के असर है। और एक बार ह्यूमन अगर इस पे इन्फेक्टेड हो गया तो निश्चित तौर पर ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हालांकि अभी तक क्या है, इसका एयर टू एयर जो इसका प्रसार है वो कम है। जैसे ही आप इन्फेक्टेड पक्षी के संपर्क में आते हो तो पक्षी के ज्यादा उससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और उस पक्षी से ह्यूमन में आने के। तो अभी भी करना चाहिए। एनजीओज की बड़ी अच्छी टीम है राजस्थान के अंदर, तमाम लोगों को लेकर के पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग, तीनों को मिलकर एनजीओज के सहयोग से जहां जहां जो ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, जो ज्यादा संवेदनशील और क्रॉनिक एरिया है, वहां पर टीम भेजनी चाहिए। तुरंत वहां पर एक अस्थायी लैब्स का गठन करना चाहिए, अस्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाने चाहिए, ताकि जो पक्षी जो घायल अवस्था में मिल रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा सके। और जो पक्षी जिनकी इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई है H5 से, उनको जो बरीड किया जाए, उनको दाह संस्कार उनका किया जाए, उनको दफनाया जाए, तो उस बात में पूरी एहतियात बरती जाए कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित। बिल्कुल, ये कुछ चीजें जिस पर ध्यान देना और अमल में लाना जरूरी है, गंभीरता से इसे लेने की जरूरत है, तभी इसे रोक पाएंगे, क्योंकि डरने की जरूरत है। जयपुर चिड़ियाघर तक पहुंच चुका है बर्ड फ्लू। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे। किसान समर्थन में कांग्रेस धरना प्रदर्शन की आज झलकियां देखने को मिली। सिविल लाइंस में कांग्रेस के मंच पर आज एक रोचक नजारा दिखा। लंबे समय बाद पायलट और गहलोत कैंप के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है। खाजरियावास और डोटासरा के बीच में सचिन पायलट बैठे थे और गहलोत की गैर मौजूदगी में पायलट को प्रोजेक्शन का पूरा मौका मिला है। दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा के पास बैठे थे महेश जोशी। इस दौरान चारों के बीच होती रही बातचीत, लेकिन बातचीत के बीच खाजरियावास ने एक चुटकी ली और इस चुटकी पर खिलखिलाकर हंस पड़े पायलट और डोटासरा। इस सारे घटनाक्रम के बीच रही एक और चर्चा, जहां शांति धारीवाल के मंच पर नहीं बैठने की चर्चा यहां पर जोरों पर थी। मीडिया कर्मियों के साथ मंच से नीचे बैठे रहे शांति धारीवाल। महेश जोशी ने धारीवाल से मंच पर आने का आग्रह भी किया, भाषण देने का आग्रह किया कि वो मंच पर आकर बैठे भाषण दें, लेकिन धारीवाल ने किसानों के बीच बैठे रहने की बात यहां पर कही है, क्योंकि धारीवाल है अपने एक खास मूड और मिजाज के आदमी। वो मीडिया कर्मियों के बीच ही बैठे रहे। हालांकि आग्रह किया मंच से नीचे उतरकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कि वो ऊपर मंच पर बैठे सभी मंत्रियों के साथ स्पीच दे, भाषण दे, लेकिन उन्हें सिरे से इनकार कर दिया, उन्हें वापस भेज दिया। अपने खास मूड और मिजाज के लिए जाने जाते शांति धारीवाल, और वो मिजाज यहां पर नजर भी आया, इसलिए किसी ने भी उनकी बात का बुरा नहीं माना, मंच पर नहीं आने का बुरा नहीं माना। उधर अगर बात करें आज सिविल लाइंस की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, मुस्कुराते हुए वो ये सारा नजारा देख रहे थे जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। आज सिविल लाइन से ही नजर इस धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी।
क्या पीसीसी के पुनर्गठन से नाराज है सरकार? जानकार सूत्रों से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं और इसलिए सरकार नहीं पहुंची आज पीसीसी के धरने प्रदर्शन में, जबकि पहले उनके आने का निर्धारित कार्यक्रम यहां पर तय था और माना जा रहा था कि पीसीसी के कुछ नामों को लेकर सरकार खुश नहीं है। अजय माखर एवं डोटासरा द्वारा पायलट से विचार विमर्श कर सूची से खुश नजर नहीं आ रही है सरकार। पायलट कैंप से जुड़े कुछ लोगों के नामों को लेकर भी आपत्ति है। अब कुछ लोगों ने केसी वेणुगोपाल तक ये बात भी पहुंचा दी है कि सरकार यहां पर नाखुश है इस सूची को लेकर, और ये सवाल उठ भी रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं कि सरकार नहीं पहुंची है आज, इसीलिए पीसीसी के धरने प्रदर्शन में, जबकि पहले उनके आने का निर्धारित कार्यक्रम यहां पर तय माना जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं फ्रंट लाइन वर्कर? कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयार है गाइडलाइन से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को यहां टीका लगेगा, यानी सफाई कर्मचारियों को भी प्रथम चरण में ही ये वैक्सीन लगेगी। यही नहीं, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सैन्य बलों के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। जो लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है, और ऐसे में लोगों में वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर भी एक संशय बना हुआ है और डर और भय के कारण लोग वैक्सीन से दूरी भी बना रहे हैं। इंतजार अब तक वैक्सीन का था, लेकिन जिस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर को ये टीका लगेगा, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, टीकाकरण को लेकर तैयारी हो गई, जो गाइडलाइन है उससे कंफ्यूजन यहां पर जरूर क्रिएट हो गया है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा की दिशा में गहलोत सरकार का मजबूत कदम, कोविड-19 टीकाकरण अभियान राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीएमआर से इसका शुभारंभ करेंगे। सीएमआर से कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा की दिशा में गहलोत सरकार का ये मजबूत कदम है, जहां कोविड-19 टीकाकरण अभियान राज्य स्तरीय यह अभियान है, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम कल आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। सीएमआर से ये शुभारंभ होगा, मुख्यमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे। सीएमआर से कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये अहम पहले, क्योंकि कल से टीकाकरण शुरू हो रहा है, कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू होगा। कल 16 तारीख है और इस अभियान को राज्य स्तरीय तौर पर शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि सीएमआर में ही सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी रहेगी और सीएमआर से ही कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक बड़ा कदम, मजबूत कदम गहलोत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य प्रतिरक्षा की दिशा में यह अहम कदम है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से ही इसका शुभारंभ करेंगे। सीएमआर से कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल शुरुआत हो जाएगी, कल से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले पूरी तैयारियां की जा चुकी है, वैक्सीन पहुंच चुकी है प्रदेश में और जयपुर राजधानी पहुंचने के साथ ही अलग अलग संभाग में भी इसे भेज दिया गया है। कल से शुरुआत होगी और कल इसका शुभारंभ दोपहर 12 बजे सीएमआर से ही वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य की सेवानिवृत्ति की तिथि घोषित की जा चुकी है। दिनांक 31 जनवरी 2022 को रिटायर होंगे। भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने जारी की है अधिसूचना। अलबत्ता आईएएस सेवा नियमों के तहत ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस खबर से आर्य समर्थकों में थोड़ी हलचल हुई है। हालांकि जानकार सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है, फिलहाल अगले 12 महीने तक सीएस निरंजन आर्य ही रहेंगे और उसके बाद गहलोत द्वारा उन्हें सौंपी जा सकती है कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक या फिर राजनीतिक जिम्मेदारी। ज्यादा संभावना आर्य की 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने की है। चुनाव में गहलोत का दलित चेहरा हो सकते हैं निरंजन आर्य, और अभी कुछ दिन पहले ही एक दलित अफसर निरंजन आर्य के सीएस बनने पर दलित समाज में भी खुशी की लहर आई थी और ऐसे में 1 साल बाद इनकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कई संभावनाएं यहाँ पर भी जताई जा रही हैं, लेकिन तारीख तय हो चुकी है। 31 जनवरी 2022 को रिटायर होंगे निरंजन आर्य। भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। अलबत्ता आईएएस सेवा नियमों के तहत एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन इस खबर से आर्य समर्थकों में थोड़ी हलचल जरूर हो गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 29 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे यह आम बजट पेश होगा। 15 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। तो 29 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। 29 जनवरी से ही संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा। वही 15 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलेगा। 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण होगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उलटफेर, सांसद शताब्दी रॉय छोड़ेंगे टीएमसी। फेसबुक पोस्ट में बयां किया अपना दर्द। फेसबुक पोस्ट में बीरभूम से सांसद और एक्ट्रेस शताब्दी रॉय ने लिखा है, मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं आप सबके साथ रहूं। अक्सर मुझे कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं 16 जनवरी को 2 बजे घोषित करूंगी। मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूं, यहां तक कि दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश में हूं ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूं। तो अपना दर्द बयां किया है यहाँ पर, जिस तरह से बार बार सवाल होते हैं और इसे लेकर ही फेसबुक पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले का यह सियासी उलटफेर नजर आ रहा है। सांसद शताब्दी रॉय टीएमसी छोड़ेंगी, ये क्या अहम सवाल है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। फेसबुक पोस्ट में बीरभूम से सांसद और एक्ट्रेस शताब्दी रॉय ने लिखा है कि मुझसे लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि मैं उनके बीच में नजर आऊं। क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड, सरकार का विस्तार किया अपनी शर्तों पर ही, साथ ही नए मुख्यमंत्री बनने की सभी संभावनाओं पर भी विराम लगाया है। लिंगायत वोट बैंक पे पकड़ मजबूती के कारण आलाकमान भी संतुष्ट है। 34 सदस्यों के मंत्रिमंडल में 1/3 मंत्री अकेले लिंगायत समुदाय से हैं। येदियुरप्पा ने तमाम प्रेशर के बावजूद विरोधियों को सरकार में जगह नहीं दी है। बासवन्ना गौड़ा, पाटिल, अरविंद बिलार, सतीश रेड्डी, थिप्पा रेड्डी आदि को दूर ही रखा है और विरोध के बावजूद येदियुरप्पा ने अपने वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही मंत्री बनाया है। तो ये कर्नाटक की राजनीति है और नजर आ रहा है कि क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड दे दिया गया है, सरकार का विस्तार किया गया और येदियुरप्पा ने अपनी शर्तों पर ही सरकार का विस्तार किया है। साथ ही नए मुख्यमंत्री बनने की सभी संभावनाओं पर भी उन्होंने पूरी तरह से विराम लगाया है। लिंगायत वोट बैंक पे मजबूती है, उनकी मजबूती के साथ पकड़ है। आलाकमान भी संतुष्ट है उनसे। 34 सदस्यों के मंत्रिमंडल में 1/3 मंत्री अकेले लिंगायत समुदाय से हैं। येदियुरप्पा ने तमाम प्रेशर के बावजूद विरोधियों को सरकार में एंट्री ही नहीं दी है और विरोध के बावजूद येदियुरप्पा ने अपने वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही मंत्री बनाया है। भाजपा जेडीयू के रिश्तों में आखिर क्यों आ रही है खटास। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन को किसकी नजर लग रही है। दोनों पार्टियों में ताजा विवाद गृह विभाग को लेकर है। उपराय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग भी अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि भाजपा नेता चाहते हैं गृह विभाग दिया जाए उन्हें। और ऐसे में राज्य में हो रही है छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टी से ज्यादा आक्रामक है ये। हाल ही में पटना के एयरपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या करने के बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है और सीधे ही मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा जा रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में इतनी खटास क्यों आ रही है, क्यों बात नहीं बन पा रही है, क्यों साथ मिलकर काम नहीं हो पा रहा है। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन को आखिर नजर किसकी लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर बधाई दी है। देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि हमारी सेना सशक्त और साहसी है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। सेना दिवस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, IAF चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा की पुरी के कलाकार शाश्वत रंजन साहू ने भी अनूठी श्रद्धांजलि दी है, जहां 2256 माचिस की तीलियों से उन्होंने भारतीय सेना का टैंक बनाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस पर सभी को बधाई दी। देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई दी है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि हमारी सेना सशक्त और साहसी है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेना दिवस पर बधाई दी है और कहा है कि सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के जाबाज जवानों, उनके परिवार एवं पूर्व सैनिकों को हार्दिक बधाई। देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे शहीदों को नमन है। देश उनके शौर्य और बलिदान के लिए सदैव ही कृतज्ञ रहेगा। तो ये ट्वीट किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेना दिवस पर सभी को बधाई दी और कहा कि सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के लिए उन्होंने ये लिखा कि जाबाज जवानों, उनके परिवार एवं पूर्व सैनिकों को हार्दिक बधाई। देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे शहीदों को नमन है। देश उनके शौर्य और बलिदान के लिए सदैव ही कृतज्ञ रहेगा।
और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर है। आज से संसद की नई इमारत का काम शुरू होगा। म्यूजियम में बदली जाएगी पुरानी इमारत। दिल्ली में नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का काम आज से शुरू हो रहा है। करीब 100 साल बाद नया संसद भवन बनने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर 865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार की है नए संसद की डिजाइन। टाटा को मिला है संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी ये नई संसद। इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें और बनेंगी, जिनमें 51 मंत्रालयों के दफ्तर भी यहां पर होंगे। तो करीब 100 साल बाद नया संसद भवन यहां बनने जा रहा है। आज से संसद की नई इमारत का काम भी शुरू होगा। म्यूजियम में बदली जाएगी ये पुरानी इमारत। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।